नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बात करेंगे कुछ तस्वीरों की। राजस्थान के जयपुर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप मेरे पीछे वॉल पर देख रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इधर गुजरात के सूरत में कूलिंग टावर को ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं, जहां राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जयपुर में सभी निजी अस्पताल को बंद कर दिए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत से ज्वाइंट एक्शन कमेटी की सफल बातचीत के बाद भी राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है। गुजरात के सूरत में 85 मीटर ऊंचे कूलिंग टावर को महज 8 सेकंड में जमींदोज कर दिया गया। टावर डिमोलिशन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा थे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच कंट्रोल ब्लास्ट से सूरत के उत्तरायण इलाके में स्थित टावर को ध्वस्त किया गया। टावर के गिरने के बाद धूल का भारी गुबार उठा। हालांकि हवा के शांत होने के चलते धुंध किसी एक एरिया की तरफ नहीं गई। बिजली घर के टावर के गिराने के लिए काफी समय से तैयारियां चल रही हैं। जैसे 85 मीटर ऊंचा टावर जमींदोज हुआ तो लोगों के जहन में नोएडा के विवादित ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की यादें भी ताजा हो गई। भारत को लेकर अब दुनिया में बाकी देशों का नजरिया बदल चुका है। हर कोई भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। दुनिया के दो सुपर पावर रूस और अमेरिका भारत से रिश्ते बेहतर करने में लगे हैं। वहीं अमेरिका से आई इस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि जब चीन ने तवांग सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की, तब अमेरिका ने भारत को पहले ही अलर्ट कर दिया था। ये बदलते भारत की तस्वीर है, जहां भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदल चुका है। हर कोई भारत से हाथ मिलाना चाहता है, भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस। भारत की ये विदेश कूटनीति का ही नजरिया है कि दुनिया के दो सुपर पावर देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत और गहरे हो रहे हैं। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में पिछले साल चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें उल्टे पांव लौटा दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना की पुष्टि की थी। अब इस घटना को लेकर दावा किया जा रहा है कि यूएस इंटेल के जरिए घुसपैठ को नाकाम करने में मदद मिली थी। भारत ने पिछले साल दिसंबर में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था, उन्हें सीमा से बाहर खदेड़ दिया था। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भारत के साथ ये खुफिया रिपोर्ट साझा की थी, जिस वजह से चीनी घुसपैठ को नाकाम करने में मदद मिली थी। अमेरिकी मीडिया यूएस न्यूज ने खुफिया सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार ने पहली बार अपने भारतीय समकक्षों को रियल टाइम में घुसपैठ से पहले चीन की स्थिति और उसकी सेना की क्षमता की जानकारी दी थी। यूएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के जवान चीन सेना के आने का इंतजार कर रहे थे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने भारत को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए हर तरह की जानकारी दे दी थी। अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते लगातार बदल रहे हैं। खुफिया जानकारी में चीनी सेना की मौजूदगी, उनकी वास्तविक स्थिति, तादाद और हथियार से संबंधित सूचनाएं शामिल थीं। अमेरिका ने भारत को हाई क्वालिटी की सैटेलाइट तस्वीरें भी दी थीं। इस कारण चीन को अपनी आक्रामक नीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दावा किया जा रहा है कि चीन को बातचीत की मेज पर लाने के पीछे भारत को बड़े पैमाने पर मिल रही विदेशी मदद बड़ा कारण था। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने इतनी जल्दी दूसरे देश से संबंधित खुफिया जानकारी को भारत के साथ साझा किया है। दिसंबर में हुए इस झड़प में कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ था, हालांकि कई घायल जरूर हुए थे, लेकिन इस झड़प ने ये जरूर बता दिया कि भारत अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार और चौकन्ना है। रिपोर्ट में कई वर्तमान और पूर्व अधिकारियों विश्लेषकों के हवाले से बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के साथ हुए मुठभेड़ में अमेरिका की भूमिका स्पष्ट और पुष्ट थी।
भारत को दिए गए इस रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अमेरिका चीन के महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने के लिए अपने सहयोगी देशों को मदद कर मजबूत कर सकता है। अमेरिका भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने में जुटा हुआ है और ऐसे में बीते कुछ वक्त में ये रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आए हैं। बीते कुछ वक्त में हमने देखा है कि भारत के साथ अमेरिका रिश्ते सुधारने की जुगत में लगातार लगा है। वहीं अगर चीन की हम बात करें तो चीन अमेरिका के रिश्तों में हमेशा खटास देखी गई है। चीन की विस्तारवादी सोच पर अमेरिका ने हमेशा ऐतराज जताया है। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका हमेशा से चीन के विरोध में रहा है। चीन की विस्तारवादी सोच से निपटने के लिए अमेरिका को लगता है कि भारत ही चीन से और उसकी विस्तारवादी सोच से निपट सकता है। वहीं अब कोरोना महामारी को लेकर भी खुफिया रिपोर्ट अमेरिका सार्वजनिक करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान लैब से हुई और ऐसे में चीन पर लगाम लगाने की अमेरिका ने एक और तैयारी कर ली है और साथ ही अमेरिका को पता है कि भारत ही ड्रैगन पर वार कर सकता है और जाहिर है कि चीन के लिए ये चिंता का विषय है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे बेहतर काल में हैं। इधर बिहार की बात करेंगे, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विवादों का नाता खत्म ही नहीं हो रहा। एक बार फिर से उनके दावों से सियासत गर्म हो चुकी है और बीजेपी विधायक ने उन पर मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का आरोप लगा दिया और स्मृति दोष करार दे दिया है। असल में बिहार विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, लेकिन इस दौरान शायद उनकी जुबान फिसली या मुख्यमंत्री नीतीश की याददाश्त कमजोर हो गई, ये उन्हें भी नहीं पता चला और उन्होंने ऐसा बोल दिया जिससे सियासत में भूचाल मच गया। नीतीश के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो गृह मंत्री थे। खिलाड़ियों की बहाली कब शुरू हुआ? 2014। अरे सुनिए, बात को भूल रहे हैं। जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी और उनके सरकार में हम गृह मंत्री थे तो हमने गृह मंत्रालय में खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम शुरू किया सबसे पहले इस देश में। नीतीश का ये दावा इतनी तेजी से वायरल हुआ कि विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार पर न सिर्फ निशाना साधा बल्कि उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ करार दे दिया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि नीतीश कभी देश के गृह मंत्री नहीं बने, फिर भी दावे कर रहे हैं, इसलिए मैंने प्राधिकरण से उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करने और बिहार के आम लोगों को सूचित करने का आग्रह किया है। असल में हाल ही में तेजस्वी ने दावा किया था कि न तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है और न ही नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं। इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। हरिभूषण ठाकुर के मुताबिक इसलिए नीतीश कुमार शायद मानसिक रूप से परेशान हो गए होंगे और उन्होंने ऐसी बात कह डाली। एक बार फिर से सुनिए। खिलाड़ियों की बहाली कब शुरू हुआ? 2014। अरे सुनिए, बात को भूल रहे हैं। जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी और उनके सरकार में हम गृह मंत्री थे तो हमने गृह मंत्रालय में खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम शुरू किया सबसे पहले इस देश में। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, 1997 से 1998 के दौरान 13 महीने पीएम रहे और आखिर में 1999 से 2004 तक 5 साल देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस दौरान नीतीश कुमार ने केंद्रीय रेल मंत्री, भूतल परिवहन, राजमार्ग मंत्री और कृषि मंत्री की कमान संभाली, लेकिन वो कभी देश के गृह मंत्री नहीं बने। शायद यही वजह है कि विपक्ष उनके दावे पर आंकड़ों के साथ निशाना साध रहा है। और अब बात करते हैं G20 की। राजस्थान के उदयपुर में G20 सम्मेलन के लिए मेहमानों का मेला लगा है। यहाँ 21 से 23 मार्च तक चलने वाले सम्मेलन में अलग अलग देशों के करीब 100 मेहमान पहुंचे हैं। G20 की दूसरी बैठक के पहले दिन फतेह सागर के किनारे होटल रेसिडेंट ब्लू में मीटिंग भी हुई है, जिसमें वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए स्थायी वित्त जुटाने की नीतियों पर चर्चा हुई। इस समूह की बैठक में पहली बार प्रकृति से संबंधित डेटा और रिपोर्टिंग एवं उसके सामाजिक प्रभाव पर भी चर्चा हो रही है। इस बड़े कार्यक्रम में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
बता दें कि G20 की SFWG यानी कि सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक इस साल 2 और 3 फरवरी को गुवाहाटी में हुई थी, जबकि तीसरी बैठक महाबलीपुरम और चौथी मीटिंग वाराणसी में होगी और दूसरी बैठक उदयपुर में हो रही है। और अब एक ऐसी खबर जो आपको झकझोर कर रख देगी। केंद्र सरकार ने 3 तलाक की प्रथा खत्म कर दी, लेकिन आज भी समाज में कुछ ऐसे दानव हैं जिन्हें पत्नी को 3 तलाक देने में शर्म तक नहीं आती। उन्हें कानून का खौफ नहीं, समाज का डर नहीं। ऐसे ही एक जालिम पति ने पुलिस थाने के भीतर अपनी पत्नी को पुलिस वाले के सामने ही 3 तलाक दे दिया। मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर का है। यहाँ पाटन पुलिस थाने में पीड़ित महिला अपने पति की बर्बरता की शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन आरोपी अनवर खान के अखबार में काम करने के चलते उसके पुलिस वालों के साथ साथ तमाम अधिकारियों से ताल्लुक है, लिहाजा पत्नी की शिकायत कहीं भी नहीं सुनी गई। थाने में भी जब वो शिकायत लेकर पहुंची तो पुलिस वाले ने उसके पति को बुला लिया और आरोप है कि सामने ही महिला की हंसी उड़ाई गई। बावजूद पुलिस वालों के सुलह करवाने के आरोपी पति अनवर खान ने सबके सामने ही अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर महिला से अपना रिश्ता तोड़ लिया। मेरे पति को वहाँ बुला के चाय नाश्ता अच्छे से बात करा के वो जैसे मैं अपराधी वैसे बैठ के वो उनकी ही बातें सुनी और वो 3 बार वहाँ तलाक बोल के नहीं लेकर जाता बोल के चले गया। और मैं वहाँ पे 2 घंटे से परेशान बैठी हुई, लेकिन मेरी वहाँ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। थक हार कर पीड़ित महिला ने ज्ञापन के जरिए पुलिस अधीक्षक को अपने ऊपर जुल्म की दास्तान बताई और एसपी साहब से न्याय की गुहार लगाई है। 9 साल की कहानी का बयान हमने पूरी जिंदगी का, उन्होंने जब वो बताया कि ये ऐसा मुझे मारता, ऐसा अत्याचार करता, तो सर हमको उनकी कहानी सुनकर हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। हम कल एसपी साहब के पास गए थे, उनके पास में फरियाद करें कि ये आरोपी को सख्त सज़ा मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि आरोपी अनवर खान अपने रसूख के चलते फिर बच जाता है या फिर पुलिस वालों के सामने अपनी पत्नी पर जुल्म की इंतहा पार करने पर सजा उसे कानून देगा। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां पर मजदूरी करके परिवार को पालने वाले एक शख्स को आयकर विभाग ने नोटिस भेज दिया। इस नोटिस के मिलते ही परिवार के होश उड़ गए, क्योंकि 2-4 हजार का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए की रिकवरी का नोटिस इस परिवार को थमाया गया। इस शख्स के हाथ में जो पर्चा देख रहे हैं, दरअसल वो आयकर विभाग का नोटिस है, जिसमें 8 करोड़ 64 लाख की रिकवरी का ऑर्डर लिखा गया है। नोटिस मिलते ही बुलंदशहर का मजदूर परिवार परेशान है, क्योंकि जो मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता है वो आयकर विभाग के रडार पर आ गया। इस पे है जी 8 करोड़ 64 लाख को जो है वो है शिकायत की जी। अब गए हम तो वहीं गए, पहले गए थे बुलंदशहर, तो जो है कुछ नहीं हुआ। अब गए हैं आज, तो आज हमने जो करी है काबू लग रहे हैं दरखास्त। इस नोटिस के मिलते ही पीड़ित परिवार बुलंदशहर के एसएसपी के दफ्तर पहुंचा, अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा को रखा। इस परिवार ने जिले के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आखिर उसके नाम पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया, जिसको आधार बनाकर आयकर विभाग ने 8 करोड़ से ज्यादा पर्चा भेज दिया। मैं मजदूरी करता था सर। मैं क्या नाम है, यहाँ गाँव बराल का एक सुशांत नाम का लड़का है, वो जॉब के लिए बोल रहा था। 4-5 लड़के थे सर, क्या नाम है, उसके बाद वो ले गया था दिल्ली हमें अपने, उसने जीजा से मिलाया, डॉक्यूमेंट्स ले लिए और क्या नाम है आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो और साइन रजिस्टर करवा लिए थे। उसके बाद सर 5 साल बाद हमारे पास ये नोटिस आया। उसके बाद हम फोन कर रहे थे तो जॉब लगी, तो मैंने कहा लगे नहीं अभी तो हो जाएगा काम, तुम्हें बता देंगे। उसके बाद उन्होंने क्या नाम है ना फ़ोन उठाया, नहीं कुछ उठाया। हमने फ़ोन मिलाया तो क्या नाम है उठाया नहीं फिर दोबारा फ़ोन। जब पीड़ित परिवार पर्चा लेकर अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने लगा तो मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ी। पता चला कि उसके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया, इसलिए उसके नाम पर इतनी बड़ी उगाही का नोटिस आयकर विभाग ने भेज दिया। इस नोटिस ने मजदूर परिवार की मुश्किल बढ़ा दी, क्योंकि मजदूरी करके जीवन यापन करने वाला परिवार 8 करोड़ से ज्यादा की रकम कहां से लाता। अगर इस परिवार के पास इतना पैसा होता तो मजदूरी क्यों करता। पीड़ित अंकुर के मुताबिक 2019 में गांव के ही एक युवक ने उसकी मुलाकात अपने जीजा से कराई थी। उसके जीजा ने नौकरी दिलाने के नाम पर दूसरे लड़के से मिलवाकर सारे दस्तावेज उसके हवाले कर दिए, साथ ही उन दस्तावेजों में हस्ताक्षर भी कराए गए थे। बाद में उन दस्तावेजों को वापस कर दिया गया और नौकरी नहीं मिली। कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे नौकरी के सिलसिले में और वहाँ पे उन्होंने अपने दस्तावेज जमा किए थे। संभवतः वहीं से इन दस्तावेजों का दुरुपयोग हुआ और एक कंपनी में उस डॉक्यूमेंट को लगाया गया
उनकी एप्लीकेशन को सीओ सिकंदराबाद को जांच के लिए भेज दिया गया है और जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा ना जाने कितने लोगों के साथ होता होगा, लेकिन मामला इसलिए सामने आ गया क्योंकि अंकुर के दस्तावेजों के साथ धोखाधड़ी करके फ्रॉड किया गया। अंकुर के नाम पर बैंक खाता खोला गया और उसमें 8.64 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। जबकि अंकुर के मुताबिक सच ये है कि ना तो उसने खाता खुलवाया और ना ही कोई व्यापार किया, तो फिर उसके नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया, उसकी समझ से परे है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम राज्यों की सरकारें इसके लिए भरपूर कोशिश भी कर रही हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, लेकिन हरियाणा सरकार राज्य में नौकरियों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने सदन से बोलते हुए रोजगार के मुद्दे पर खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर लगातार कम हो रही है और ज्यादातर युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने विधानसभा में बताया कि 1999 से 2005 तक 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार ने 15,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। 2005 से 2014 यानी 10 वर्षों के कार्यकाल में 86,000 नौकरियां दी गई और उनकी 8 वर्षों की सरकार में कुल 1,09,930 नौकरियां दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर कम हुई है। पहले जहां 7.86% बेरोजगारी दर थी, वहीं अब 2023 में ये दर 6.46% हो गई है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई। इस दौरान सदन में बेरोजगारी का मुद्दा खूब गूंजा, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल की तरफ से जवाब भी दिया गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक निजी चैनल पर इंटरव्यू के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। अफवाह फैलाई जा रही है कि जयपुर के जवाहर सर्कल में दर्ज एक मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लाने के दौरान उसने ये इंटरव्यू दिया, लेकिन जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इन अफवाहों को निराधार बताया। उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा ने। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय चैनल पर लॉरेंस बिश्नोई के दिए हुए एक इंटरव्यू से लगातार अफवाहों का दौर जारी है। नाम आता है जब राजस्थान के जयपुर पुलिस भी लॉरेंस को जयपुर लेके आई थी और जवाहर सर्कल थाने में रखा गया, तो वो इंटरव्यू वहाँ का है, लेकिन वो महज अफवाह है। खुद पुलिस कमिश्नर हमारे साथ हैं। सर, एक इंटरव्यू जारी हुआ था लॉरेंस बिश्नोई का 2 खंडों के अंदर। अफवाह उड़ी इस प्रकार की कि राजस्थान में जयपुर पुलिस लेके आई थी, उसके बाद में यहाँ बनाया गया, क्या कुछ कहना सर? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई को जवाहर सर्किल पुलिस थाने के केस में जिसमें वो वांछित था, उसमें जयपुर पुलिस के द्वारा उसको प्रोडक्शन वारंट पे भटिंडा जेल से लाया गया। जयपुर में रख करके उसको पूछताछ की गई और पूछताछ करके वापस उसको भटिंडा जेल में जयपुर पुलिस द्वारा जमा कराया गया। जयपुर में रहने के दौरान या ट्रांसपोर्टेशन के समय लाते ले जाते समय लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा किसी भी मीडिया के पत्रकार को या मीडिया कर्मी को कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई कुल 20 दिन राजस्थान में रहा है, जिसमें से 15 दिन वो पुलिस कस्टडी के दौरान जवाहर सर्किल थाने में था, फिर शेष 4-5 दिन वो केंद्रीय कारागृह में था। इस दौरान किसी भी मीडिया कर्मी को उससे बात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी और जो लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू एक राष्ट्रीय चैनल ने 14 तारीख को प्रसारित किया है, उस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई के जो हेयर स्टाइल है, जो बालों का साइज है, जो दाढ़ी की साइज है, और जब लॉरेंस बिश्नोई जयपुर में था, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब वो जयपुर पुलिस की कस्टडी में था और जयपुर में था, तब उसके बाल दाढ़ी बहुत छोटे थे, जबकि उस इंटरव्यू में जो वो दे रहा है, उसके बाल दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो ये फ़ोटो अपने आप में प्रमाण है, स्पष्ट है कि उसका ये इंटरव्यू जयपुर में नहीं हो करके कहीं और हुआ है। ये बहुत स्पष्ट है। जो हाल पाकिस्तान में इमरान खान का है, वैसा ही हाल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का भी है। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक पॉर्न स्टार को कथित रूप से पैसे देने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने अपने समर्थकों से अपनी कथित गिरफ्तारी से पहले प्रदर्शन करने के लिए कह दिया है।
इमरान की राह पर चल रहे हैं अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। 2016 के एक मामले में कथित तौर पर एक पॉर्न स्टार को पैसे देने के मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी से पहले भी वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करें। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, प्रमुख रिपब्लिकन उम्मीदवार और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अगले हफ्ते मंगलवार को गिरफ्तार होने वाले हैं। प्रदर्शन करें, अपने देश को वापस ले लें। ट्रंप ने मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस से एक लीक डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए अपने बारे में ये लिखा। उन्होंने ये नहीं बताया कि आरोप क्या है। अटॉर्नी ऑफिस के एक प्रवक्ता ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जांच $1,30,000 के भुगतान पर केंद्रित है, जो ट्रंप के पूर्व निजी वकील माइकल कोहेन ने 2016 के चुनाव प्रचार के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को किया था। रिपब्लिकन नेता ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वो अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा भी कर चुके हैं। 2020 के चुनाव में उन्हें डेमोक्रेटिक जो बाइडेन से हार का सामना करना पड़ा था। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या पाकिस्तान वाले हालात अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं या नहीं, और इसी से आने वाले चुनाव में ट्रंप का भविष्य भी तय हो सकेगा। सबसे बड़ा सवाल कहां है अमृतपाल? अमृतपाल को तलाशने में पुलिस लगातार जुटी है। देश से लेकर विदेशों तक खुफिया एजेंसीज जांच कर रही हैं, लेकिन अमृतपाल बार बार अपना हुलिया बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा है। आज भगोड़ा अमृतपाल, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें अमृतपाल भागता हुआ नजर आया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब भी वही है कि खालिस्तान का प्यादा अमृतपाल आखिर है कहां पर छिपा है अमृतपाल? अमृतपाल, जिसकी तलाश पुलिस को है, एजेंसियों को है, प्रशासन को है, और वो अब तक फरार है। वो बार बार अपना हुलिया बदल रहा है, वो बार बार भाग रहा है, पुलिस को चकमा दे रहा है। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीरों में दिख रहा शख्स अमृतपाल है। 18 मार्च की इस तस्वीर में अमृतपाल कार की आगे वाली सीट पर बैठकर भागते हुए दिख रहा है। अमृतपाल टोल प्लाजा में कार में दिखा, जहां वो आगे की सीट पर बैठा हुआ है। इसके बाद ये कार शहर के कई हिस्सों में देखी गई। वहीं एक और तस्वीर सामने आई जिसमें अमृतपाल बाइक से भागते हुए दिखाई दिया। सब लोग इकट्ठे थे इधर सीवरेज का, वहां पर पता चला कि बाबा जी से पूछताछ हो रही है। तो बाबा जी ने माना है कि हाँ अमृतपाल जी इत्थे आए सी ते खाना भी खादा उन्होंने ते ड्रेस चेंज करके गए आ, मोटरसाइकिल ते गए। ब्रिजा का नाम आ रहा है, गाड़ी तो मेरा ख्याल कहते 2-3 गाड़ी थी उस दिन। ते बाद में मोटरसाइकिल 2 मोटरसाइकिल पर गए हैं। कहने गए हमने देखा तो नहीं है। नहीं ये कैमरे में देखी गई इत्थे आए, कैमरे दे सारा कुछ आया वा, जिधर दी आए आ, किधर दे एंटर होए आ, किधर दी गए आ, ब्रिजा गाड़ी है, कौन सा है। पहले कार फिर बाइक, यानी भगोड़ा अमृतपाल बार बार अपना हुलिया बदल रहा है। पंजाब पुलिस और अमृतपाल के बीच में पिछले कई दिनों से लुका छिपी का खेल चल रहा है। पंजाब पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह रेड कर रही है, लेकिन अमृतपाल आगे भाग जाता है। अभी पुलिस ने जानकारी दी है कि नंगल अंबिया गांव से अमृतपाल बाइक पर सवार होकर पैंट शर्ट डालकर भागा है। गुरु का सच्चा सिख कहलाने वाला अमृतपाल कहता था कि मैं गर्दन कटा सकता हूं लेकिन गर्दन झुका नहीं सकता, कभी पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। अब लगातार पीठ दिखाकर भागे जा रहा है। अब देखना है कि कब पंजाब पुलिस की पकड़ में अमृतपाल आता है।
सूत्रों से पता चला है कि फरार होने के समय अमृतपाल ने जो कपड़े पहने हुए थे, पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। खबर के अनुसार अमृतपाल सिंह के वो कपड़े जालंधर के शाहकोट के गांव भुल्लर से मिले हैं, जो एक ब्रीजा कार में पड़े हुए थे। पुलिस ने कपड़े बरामद कर आगे की जांच तेज कर दी है। ब्रीजा कार को लेकर जांच की जा रही है और अब इसके लिए फिर से सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। उधर सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि अमृतपाल अमृतसर के खिलचिया गांव में पुलिस का नाका तोड़ दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी और जालंधर के गांव महतपुर पहुंचने पर अमृतपाल गायब हो गया। कहा जा रहा है कि वो कपड़े और हुलिया बदलकर किसी दूसरे वाहन से फरार हो गया है। शाहकोट के पास अमृतपाल की लास्ट लोकेशन आई थी। इधर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतपाल सिंह के मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सब कुछ प्लान के तहत हुआ। अमृतपाल के अलावा सब गिरफ्तार हो गए, फिर वो कैसे भाग गया? हमें इस कहानी पर विश्वास है, वो भाग गया। पंजाब के 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे? दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतपाल के करीबियों की ओर से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई है। इसमें पुलिस को कथित बंदी अमृतपाल सिंह को पेश करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अमृतपाल पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अमृतपाल भाग गया तो ये खुफिया विफलता है। वो हथियार के साथ काफिले में जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट में बताया कि अमृतपाल पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया। इस दौरान पुलिस की ओर से बताया गया कि हम सशस्त्र थे, लेकिन हमने बल प्रयोग करने से रोक दिया गया। कुछ मामले इतने संवेदनशील होते हैं, कोर्ट में उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। हम उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने साफ कहा है कि पंजाब की शांति भंग करने की बात कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांति को तोड़ने का, ये आपकी गलतफहमी होगी। तो मैं एक बार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आश्वासन दिलवाता हूँ कि मेरा खून का कतरा कतरा, मेरे दिल की एक एक धड़कन, मेरा एक एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है। हाजिर है पंजाब के लिए मेरे खून का एक एक कतरा। खालिस्तान समर्थक और पंजाब से भगोड़े अमृतपाल सिंह को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। एसटीएफ को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर नजर रखने की जिम्मेदारी मिली है। नेपाल पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट है। एसएसबी और बीएसएफ के जवान मुस्तैद हैं। पूरी पलटन के साथ अमृतपाल की तलाश जारी है। देश की दूसरी एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अमृतपाल का कोई अता पता नहीं है। तो लोग हैं कस्टडी में लिए गए हैं जो अरेस्ट हुए हैं इस केस में। वेपन्स की जो रिकवरी है वो करीब 12 वेपन्स अब तक रिकवर हुए हैं, जिसमें राइफल्स भी हैं, रिवॉल्वर भी है। राइफल्स में 2 तरह की राइफल्स हैं, तो वो सारी अभी फर्दर चल रहा है। अमृतपाल अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस की तरफ से पूरे एफर्ट्स हम कर रहे हैं उसको अरेस्ट करने के, और हम होपफुल हैं कि जल्दी हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। पंजाब पुलिस लगातार ऑपरेशन कर रही है, लेकिन खतरा ये भी है कि कहीं वो देश छोड़कर ना भाग गया हो। केंद्र ने सीमा सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा है। सीमा पर खास निगरानी रखी जा रही है। नेपाल और पाकिस्तान की सीमा पर अलर्ट है, क्योंकि अमृतपाल के इन 2 रूटों से भागने का खतरा ज्यादा है। इसके साथ ही अमृतपाल कनाडा, अमेरिका भी भाग सकता है। ये साफ दिख रहा है कि अमृतपाल बेहद शातिर है। उसे साफ डर था कि आज नहीं तो कल उसे दबोचा जाएगा, इसलिए उसने फरार होने की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद अमृतपाल शाहकोट की तरफ निकला। रास्ते में मर्सिडीज छोड़ दी और ब्रेजा कार से वो आगे की तरफ निकला। आगे जाने पर ब्रेजा कार भी छोड़ दी और बाइक से आगे भाग गया, और इस दौरान उसने अपना चोला और अपना हुलिया दोनों बदल लिया। पंजाब पुलिस के आगे अब नए हुलिये में आए अमृतपाल को तलाशने की चुनौती है। अमृतपाल के कपड़े और ब्रेजा कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन अमृतपाल के गर्दन तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं।
पंजाब से गिरफ्तार अमृतपाल के चाचा समेत 7 लोगों को असम के डिब्रूगढ़ ले जाया गया है। इन पर एनएसए लगाया गया है। इस कानून की मदद से ही इन्हें पंजाब से 2700 किलोमीटर दूर ले जाया गया ताकि वहां शांति भंग न हो। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि अमृतपाल आखिर कहां है? आखिर अमृतपाल को कौन पनाह दे रहा है? पंजाब पुलिस अमृतपाल को ढूंढने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? क्या पंजाब पुलिस में उसका कोई मुखबिर है जो जानकारी दे रहा है? ये वो तमाम सवाल है जिसकी तलाश जारी है। अमृतपाल को लेकर एक टूल किट का पर्दाफाश हुआ है। अमृतपाल की छवि को संत अमृतपाल में बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया हैशटैग का ट्रेंड चलाया जा रहा है। जांच एजेंसीज ने पाया कि जिन जिन अकाउंट से ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं वो अमृतपाल के भगोड़े घोषित होने के बाद एक्टिव हुए और इनके तार विदेश से जुड़े हुए। अमृतपाल फरार है, तलाश तेज है। लेकिन इसी बीच अमृतपाल सिंह के आईएसआई कनेक्शन को लेकर नया खुलासा हुआ है। खालिस्तानी टूल किट के बाद अब आईएसआई एजेंट्स अमृतपाल सिंह को बचाने में जुट गए हैं। ये एजेंट सैकड़ों फर्जी ट्विटर अकाउंट पर फेक न्यूज फैलाकर भारत में अशांति और हिंसा भड़काने की साजिश में जुटे हैं। आईएसआई अमृतपाल सिंह के नाम पर दुनिया भर के सिख संगठनों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। खालिस्तानी टूल किट, आईएसआई और द जगमीत सिंह जैसे खालिस्तानी हमदर्द इसे नागरिक स्वतंत्रता पर हमले के रूप में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कई अकाउंट्स रोक दिए गए हैं। जहां पुलिस की कार्रवाई जोरों पर है, वहीं प्रचार करने वाले फर्जी खबरों के जरिए सिखों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के कई अकाउंट्स ने पंजाब को अस्थिर करने के लिए गुरुद्वारों और भारतीय सशस्त्र बलों के बारे में फर्जी खबरें पोस्ट की हैं। अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस के प्रकोप से बचाने के लिए आईएसआई एजेंट भी आगे आए हैं। आईएसआई ऑपरेटिव ब्रिटर फ्रेडरिक और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक ढालीवाल भगोड़े खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को लेकर दुष्प्रचार चला रहे हैं। अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में बहुत सारी गलत सूचनाएं और प्रसार प्रचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 2020 के बाद बने कई अकाउंट्स यानी किसान प्रदर्शन से जुड़े #वी स्टैंड विद अमृतपाल सिंह, #फ्री अमृतपाल सिंह, #पंजाब अंडर सीज जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यह है कि पिछले 5 दिनों में इन फेक ट्विटर अकाउंट पर सबसे ज्यादा भ्रामक खबरें फैलाई गई हैं। टूल किट के जरिए कनाडा, लंदन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लाखों सिखों को झूठी और भ्रामक खबरें देकर अमृतपाल सिंह के लिए हमदर्दी बटोरने की कोशिश की जा रही है। भारत के अंदर भी तमाम फेक ट्विटर अकाउंट के जरिए अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब और उत्तराखंड जैसे तमाम ऐसे प्रदेशों में साजिशकर्ताओं का सबसे ज्यादा फोकस है, जहां सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, ताकि भारत में अस्थिरता और अशांति फैलाकर माहौल को खराब किया जा सके। सोशल मीडिया पर टूल किट के जरिए अमृतपाल को संत अमृतपाल का रूप दिया जा रहा है। अमृतपाल को ग्लोबल हीरो बनाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए भारत विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों ने कई ऐसे अकाउंट खोले जिससे अमृतपाल को प्रमोट किया जा रहा है। कई ट्विटर हैंडल से इन ट्वीट को रीट्वीट किए जा रहे हैं ताकि लोगों के मन में खालिस्तान को लेकर लगाव पैदा किया जा सके। ट्विटर हैंडल के जरिए अमृतपाल के खालिस्तान मुहिम से लोग जुड़ने लगे। पंजाब में जैसे ही अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर सरगर्मियां शुरू हुई तो देश की सभी इंटेलिजेंस यूनिट हरकत में आ गई। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल को खराब किए जाने की आशंका पहले से ही थी, इसलिए अमृतपाल से संबंधित ट्वीट करने वालों पर नजर रखी जाने लगी। इस पूरे मामले में जांच कर रही खुफिया एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि जैसे ही अमृतपाल पर शिकंजा कसे जाने की तैयारियां शुरू हुई तो अचानक से अमृतपाल के बचाव में हैशटैग का अभियान शुरू कर दिया गया। खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल पर जैसे ही कानूनी शिकंजा कसना शुरू हुआ, ठीक उसी दरमियान अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और दुबई से भारत में माहौल को बिगाड़ने के लिए ट्विटर अकाउंट बनाए जाने लगे। खुफिया एजेंसियों के इनपुट से मिले जानकारी के मुताबिक 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक करीब 2000 नए ट्विटर अकाउंट बनाए गए, जो न सिर्फ अमृतपाल मामले में हैशटैग का अभियान चला रहे थे, बल्कि माहौल को बिगाड़ने के लिए कई नफरती ट्वीट्स को रिट्वीट भी कर रहे थे। कानून व्यवस्था को लेकर देश भर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं।
लगातार अमृतपाल की तलाश की जा रही है और उससे जुड़े लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आईएसआई और खालिस्तानी गुर्गों के इस नेटवर्क पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी कार्रवाई में पिछले 3 दिनों में दर्जनों ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड और रोक दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने अमृतपाल को लेकर कमर कस ली है। उम्मीद है कि जल्द ही अमृतपाल कानून के शिकंजे में होगा। अमृतपाल 2022 में भारत आने से पहले दुबई की सड़कों पर ट्रक चलाया करता था। 2022 के पहले अमृतपाल की दुनिया अलग थी। वो ना कभी पगड़ी पहनता, ना कभी गुरुद्वारे जाता। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमृतपाल आईएसआई का पिट्ठू बन गया? कहते हैं वर्तमान अतीत को साथ लेकर आगे बढ़ता है। नजर भी कुछ ऐसा आ रहा है। दशकों पहले शुरू हुई खालिस्तानी मांग का एक बार फिर पंजाब में शोर सुनाई दे रहा है। पहले पाकिस्तान टूटा, अब पंजाब को तोड़ने की कवायद शुरू है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जनरल भिंडरावाले, इंदिरा गांधी, ये शब्द फिर गूंज रहे हैं और इन सब का वर्तमान केंद्र एक नाम बना हुआ है। वो है अमृतपाल सिंह। वारिस पंजाब दे का स्वयंभू मुखिया अमृतपाल सिंह पुलिस की नजरों में अब भी भगोड़ा है। पुलिस शनिवार से ही अमृतपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। आखिर पुलिस अमृतपाल को क्यों पकड़ रही है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए ज्यादा नहीं, हमें बीते महीने की 23 तारीख को जाना पड़ेगा। 23 फरवरी 2023। फरवरी को अमृतपाल और उसके संगठन वारिस पंजाब दे से जुड़े लोगों ने अजनाला पुलिस थाने पर हमला कर दिया था। अमृतपाल और उसके समर्थकों के हाथों में तलवारें, लाठी डंडे थे। ये पूरा बवाल पूरे 8 घंटे तक चला। ये बवाल अमृतपाल के समर्थक लवप्रीत तूफान की रिहाई की मांग को लेकर हो रहा था। अमृतपाल हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा वो आज है। पुरानी तस्वीरों को देखें तो अमृतपाल कभी पगड़ी नहीं पहनता था, लेकिन अब वो कट्टरता की पहचान बन चुका है। अमृतपाल सिंह 12वीं की पढ़ाई के बाद दुबई चला गया था। वो वहां ट्रक चलाया करता था। अमृतपाल करीब 9 साल तक भारत से बाहर ही रहा, लेकिन 2022 में जब वो दुबई से लौटा तब वो बदल चुका था। उसका स्वभाव उग्र हो गया था। अमृतपाल के पिता तरसेम ने बताया कि दुबई में वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। उसने अपने बाल भी कटवा लिए थे। बोलने पर भी गुरुद्वारा नहीं जाता था। लेकिन पंजाब में जब धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामले बढ़ने लगे तो धर्म में उसकी रुचि बढ़ गई। ये तो एक पिता के शब्द थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने जो इनपुट दिए वो चौंकाने वाले थे। अमृतपाल की तुलना भिंडरावाले 2.0 से की जाती है। भिंडरावाले की तरह ही अमृतपाल खालिस्तान समर्थक है। भिंडरावाले की तरह ही वो नीली पगड़ी पहनता है। अमृतपाल 2012 में दुबई चला गया था। 2022 में वो भारत वापस आया। खुफिया एजेंसियों ने बताया कि अमृतपाल सिंह दुबई की सड़कों पर ट्रक चलाया करता था। दुबई में ही वो खालिस्तानी विचारधारा के समर्थकों के संपर्क में आया। खुफिया सूत्रों ने बताया कि अमृतपाल जब दुबई में था तब वो जसवंत सिंह रोड़े के संपर्क में था। जसवंत सिंह इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक लखबीर सिंह रोड़े का भाई है। इतना ही नहीं, दुबई में ही अमृतपाल खालिस्तानी समर्थक परमजीत सिंह पम्मा के संपर्क में भी था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल जब दुबई से निकल रहा था तभी वो आईएसआई के संपर्क में आया। आईएसआई ने उसे धर्म के नाम पर भोले भाले सिख नौजवानों को बरगलाने को कहा। माना जाता है कि इसके लिए आईएसआई ने उसे फंडिंग की थी। भारत आने से पहले अमृतपाल को आईएसआईएस ने जॉर्जिया में ट्रेनिंग दी। उसको पंजाब में आतंकवाद बढ़ाने के लिए तैयार किया गया। अमृतपाल पिछले साल भारत लौटा। पंजाब आने के बाद आईएसआई के कहने पर अमृतपाल ने अमृत संचार की मदद से अपना संगठन बनाया। बाद में अमृतपाल ने खालसा वाहिर के नाम से कैंपेन चलाया
और गांव-गांव जाकर अपने संगठन को मजबूत किया। इस संगठन के जरिए अमृतपाल ने युवाओं को धर्म के नाम पर भड़काया और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पिछले साल ही अमृतपाल ने खुद को वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया घोषित कर दिया। इस संगठन को पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने बनाया था। फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर अमृतपाल को भिंडरावाले 2.0 की तरह देखा जा रहा है। अमृतपाल खुद को जनरल सिंह भिंडरावाले की तरह दिखाता है। भिंडरावाले की तरह ही अमृतपाल भी नीली पगड़ी पहनता है, तलवार रखता है। पिछले साल सितंबर में अमृतपाल ने मेगा जिले के रोड़े गांव में एक कार्यक्रम किया था। ये भिंडरावाले का पैतृक गांव है। यही वजह है कि अमृतपाल को भिंडरावाले 2.0 भी कहा जाता है। अमृतपाल ने भिंडरावाले की तर्ज पर ही संगठन बनाया, जिसका नाम है आनंदपुर खालसा फोर्स। अमृतपाल के जल्लूपुर खेड़ा गांव में उसका घर AKF का मुख्यालय था। पुलिस को बरामद ये निशान, इसके सबूत है। घर के दरवाजे पर AKF लिखा है। भिंडरावाले ने भिंडरावाले टास्क फोर्स का गठन किया था। वहीं अमृतपाल ने उसी तर्ज पर आनंदपुर खालसा फोर्स बनाया। अमृतपाल से निपटने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। अमृतपाल को भगोड़ा साबित कर पुलिस अमृतपाल के समर्थकों का मनोबल तोड़ रही है।